इसको सेंसेशन भी बॉडी पर फील होती थी, अपने हिप पर, जेनिटल एरिया पर, लिप्स पर। इस तरह से उसने अपने एक दोस्त से बात करी कि यार एक बार ट्राई कर देखते हैं कि कैसा लगता है। इत्तेफाक से वो दोस्त भी तैयार हो गया। लाइफस्टाइल कोई अच्छा था नहीं, लेट नाइट सोना, कोई एक्सरसाइज नहीं, किसी भी तरीके का कुछ नहीं, जंक फूड बहुत ज़्यादा था। तो जब इन लोगों के बीच में वो सब चीज़ें हो रही थी तो होते होते ही हेलो माय डियर वंस, आज बेहद खुशी के साथ HOCD रिकवरी केस शूट कर रही हूँ। आपको तो पता ही है, जब भी कोई रिकवर होता है तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता है। ये लड़का बहुत ही ज़्यादा परेशान था। दिन भर रोते रहना, अपने आप को रूम में लॉक रखना, अपने बड़े भाई से, फादर से, दोस्तों से, सबसे डिस्टेंस मेंटेन कर लेना। इसको डाउट होता था कि कहीं मैं गे तो नहीं हूँ, क्योंकि इसके अंदर फॉल्स अर्जेस भी आती थी, इमेजेस भी आती थी कि जैसे ये सेम जेंडर के इंसान को इनएप्रोप्रिएटली टच कर रहा है। किस इसको सेंसेशन भी बॉडी पर फील होती थी, अपने हिप पर, जेनिटल एरिया पर, लिप्स पर। और बहुत ही ज़्यादा परेशान था। इसको लगता था कि जो मेरा दिमाग कह रहा है वो शायद सच है और मैं ही डिनायल मोड में हूँ। इतना ज़्यादा परेशान हो गया था कि इसको लगता था कि अगर ऐसी ही ज़िंदगी चलेगी तो क्या फ़ायदा है ज़िंदगी का, ज़िंदगी को ख़त्म कर लेना चाहिए। पर अब बिल्कुल ठीक है, अपने दोस्तों को, बड़े भाई को, फादर को, किसी को भी आराम से हग करता है, घूमता-फिरता, मौज-मस्ती करना जैसे पहले था शैतान, बिल्कुल वापस से वैसा ही हो गया है। तो चलो अब डिटेल में मैं आपको बताती हूँ, कैसे फँसा इस उसमें और कैसे बाहर निकला। ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको लास्ट तक देखना है और शेयर ज़रूर करना है। क्या पता कोई बहुत निराश बैठा हो और आपके शेयर करने से उसको वापस से ज़िंदगी मिल जाए। अब समझते हैं इसका केस। ये एकदम से नटखट शैतान लड़का, जैसे दोस्तों में घूमने फिरने मौज मस्ती करने वाले लड़के होते हैं आराम से। क्या हुआ कि इसने एक दिन देखा गे ड्रामा जिसमें था गे रोमांस। अब जब वो देख रहा था तो देखते देखते इसके शैतानी दिमाग में ऐसा आया कि यार इन्हें कैसा लगता होगा लड़का लड़का अगर किस कर रहे हैं एक दूसरे को, इस तरह से टच कर रहे हैं, है ना, सेक्सुअली इंटीमेट हो रहे हैं, ये तो कैसा फील आता होगा। और इसके अंदर ये क्यूरियोसिटी आई और फिर इसने सोचा कि ट्राई करके देखते हैं कि कुछ होता भी है या नहीं होता इस तरीके से। अब एक 15 साल के लड़का इस तरीके से कोई ड्रामा देखकर और वो अपने अंदर जो थॉट्स आए हैं उसको अगर एक्शन में लाने की कोशिश कर रहा है, तो ये इस उम्र में एक नॉर्मल, एक कहते हैं ना नटखट वाला बिहेवियर भी इसको हम कह सकते हैं। इस तरह से उसने अपने एक दोस्त से बात करी कि यार एक बार ट्राई कर देखते हैं कि कैसा लगता है। इत्तेफाक से वो दोस्त भी तैयार हो गया और दोनों एक दूसरे को इस तरह से टच करने लग गए और कोशिश करने लगे। तो पहले तो थोड़ा डिस्गस्टिंग सी फीलिंग आई, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि थोड़ा सा करते हैं तभी पता चलेगा कि क्या होता है ये। तो इन्होंने उस दिन इस तरह से अपने रूम में ये सब चीज़ें हरकतें इन्होंने करी। अच्छा, नॉर्मल रहा, ना इनको कुछ अच्छा लगा और ना ही ऐसा हुआ कि इन्होंने सोचा कि अब इसको बार बार रिपीट करेंगे। वो चीज़ वहीं ख़त्म हो गई और कुछ दिनों तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। फिर वो जो दूसरा लड़का था जिसके साथ ट्राई किया था, उसने कहा एक बार और करना है। पिछली बार मैंने तेरे कहने पर करा था तेरे साथ, अब मैं कह रहा हूँ तो तू कर। और उसने जब इसके साथ वो सब वापस से करा और वो हट ही नहीं रहा था और ये बार-बार बोल रहा था कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, जाओ। लेकिन वो ये कह रहा था कि नहीं, मेरे को करना है और उसने थोड़ा फ़ोर्स किया और इन लोगों के बीच में थोड़ा-सा वही सेक्सुअल इंटीमेसी वाले वो हो गए। उस दिन जब ये अपने दोस्त से अलग हुआ और रात को सोया, तो इसके मन में इस तरीके का डाउट आने लगा कि अच्छा तो तुझे भी लग रहा था, लेकिन तू जानबूझकर उसके सामने नाटक कर रहा था, मना कर रहा था कि नहीं-नहीं मुझे नहीं करना है। अगर तुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर तूने उसे करना अलाउ क्यों किया? इस तरीके से इसके दिमाग में थॉट आने लग गए। ये टोटल कन्फ्यूज़न में कि मुझे अच्छा लग रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इस तरीके से कोई नहीं, ये उस रात को फिर भी सो गया। नेक्स्ट डे जब उठा, तो भी नॉर्मल उठा और हफ़्ता 10 दिन बीत गया। लेकिन वो जो लड़का था उसकी तरफ से फिर वो बार-बार डिमांड करने लगा। इससे ना बार-बार इसको कन्विंस करने लगा कि और ट्राई करना है, इसमें तो बहुत फ़न है, मज़ा आता है। अभी लड़कियाँ तो हैं नहीं हमारे पास, तो हम इसी तरीके से अपनी ये जो डिज़ायर्स हुए हैं इसको फुलफ़िल कर सकते हैं, इसमें हर्ज ही क्या है? इस तरह से इसको कन्विंस करने लगा और इससे गलती क्या हो गई कि ये फिर से उसकी बातों में आ गया और इसने सोचा कि चलो फ्रेंड है,
जब मेरे कहने पर उसने किया था, अब उसको अच्छा लग रहा है, उसका मन कर रहा है, तो मुझे साथ दे देना चाहिए। इसने जब इस बार इसका साथ दिया, तो जब इन लोगों के बीच में वो सब चीज़ें हो रही थी, तो होते-होते ही इसका दिमाग इसको टॉर्चर करना शुरू कर दिया कि तू गे है। अंदर से एक वॉइस एक्टिव हो गई, तू गे है, तू गे है, एक्सेप्ट कर तू गे है, एक्सेप्ट कर तू गे है। इस तरीके से इसको टॉर्चर करने लगी इसके अंदर की वॉइस ही। फिर सर ने दोस्त को बिल्कुल पूरी तरीके से झटक दिया और उसको बोला तू जा यहाँ से। इस तरीके से मतलब ये दोनों दोस्त अलग हो गए। थोड़ा-सा इनके बीच में नोक-झोंक हो गई। बस दोस्त तो चला गया, दोस्त तो ठीक रहा, दोस्त को कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये इस लूप में फँस गया। इसके अंदर की वॉइस इतनी ज़्यादा एक्टिव हो गई और इसको लगने लगा कि दिमाग कह रहा है कि तू गे है, तू डिनायल में, तू एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट कर कि तू गे है। ये बोलने लगा कि इतनी रियलिस्टिक वॉइस है, इतना फ़ोर्स था अंदर से, ऐसा लग रहा था कि मैं ही डिनायल में हूँ और सच कह रहा है मेरा दिमाग कि मैं गे हूँ। और बार-बार वो फ्लैशबैक्स, जब इसने वो के ड्रामा देखा, फिर इसने खुद अपने दोस्त को बोला कि ट्राई करना है, फिर उसके बाद जब दोस्त ने बोला और जो अभी रिसेंट इसके साथ हुआ, जिसके बाद इसने अपने दोस्त को भगा दिया, ये सब इसके अंदर फ्लैशबैक्स आने लग गए कि क्या-क्या कर रहे थे, वो सारे के सारे सीन्स रिपीट होने लग गए। उसकी पूरी बॉडी शिवर करने लग गई, इतना बुरी तरीके से ये पसीनो-पसीनो हो गया बहुत ज़्यादा, एकदम घबराहट। और इसको लगने लगा कि अरे यार ये क्या है? मुझे पहले तो कभी ऐसा नहीं लगा था, लेकिन अब क्यों मेरा दिमाग मुझे कह रहा है कि तू गे है, जबकि मुझे तो लड़कियाँ अच्छी लगती हैं। याद करने लगा अपने स्कूल में अपनी क्लास की लड़की को भी, मुझे तो उस पर भी क्रश है, वो भी अच्छी लगती है। इस तरह से इसका दिमाग टोटल कन्फ्यूजन में इसको टॉर्चर करने लगा। ये बार-बार अपने आप को कन्विंस कर रहा था कि मेरे को तो वो लड़की अच्छी लगती है, मैं तो उसको प्रपोज़ करने वाला हूँ। लेकिन इसका दिमाग कह रहा था तू गे है, तू कैसे किसी लड़की को पसंद कर सकता है, तू कैसे उससे प्रपोज़ कर सकता है, झूठ बोल रहा है, तू डरता है, तू अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाएगा इसलिए तू ऐसा कर रहा है। तुझे लग रहा है कि सोसाइटी तुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी, तेरे को सब लोग ऐसे बोलेंगे ये तो गे है। इस तरीके से तू झूठ बोल रहा है। मतलब दिमाग ऐसे जैसे कोई दूसरा इंसान है और वो बहुत फ़ोर्सफुली उँगली उठा-उठा कर ब्लेम कर रहा है, उसको प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि तू झूठा है, तू एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि तू गे है। इससे बोला इतना ज़्यादा लाउड और फ़ोर्सफुल डोमिनेटिंग वॉइस इसके अंदर एक्टिव हो गई। और ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, इसको समझ नहीं आ रहा था। पूरी रात नहीं सोया, अगले दिन भी पूरा परेशान रहा, संभल नहीं रहा था, तब जाकर इसने अपने फादर को बताया कि इसके साथ ऐसा हो गया है। शुरुआत में तो उसकी बहुत डाँट पड़ी, क्योंकि जब किसी भी फादर को पता चलेगा कि बच्चा ऐसी हरकत कर रहा है, 2-3 बार ऐसी हरकत कर चुका है, तो उसकी बहुत ज़्यादा डाँट पड़ी और फादर को लगा कि ये जो उसने सब देखा है, इसी की जो सारी बातें हैं वो इस पर हावी हो गई हैं और ये सब चीज़ें कराएँ, तो इसलिए इसको ऐसा लगा। तो उन्होंने पहले डाँटा, फिर प्यार से समझा दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, तू नॉर्मल है बिल्कुल। तेरी बर्थडे में हमेशा लड़के-लड़कियाँ आते हैं, देख तू कैसे फ़ोटो खिंचाता है और ये है, और हमें तो शक है कि ये लड़की तुझे पसंद है। इस तरीके से जो है ना, उसके फ़ादर ने उसको थोड़ा नॉर्मल करने की कोशिश करी। थोड़ी देर के लिए वो सच में नॉर्मल हो भी गया, लेकिन वो वॉइस उसके अंदर से म्यूट नहीं हो रही थी। कुछ समय के बाद वो फिर एक्टिव हो गई और वो वॉइस उसको ये कन्विंस कर रही थी कि तू एक्सेप्ट कर, तू कि तू गे है, तू गे है, गे है। इस तरीके से उस वो वॉइस वो बार-बार डाउट कर रहा था। तो उसने इस चक्कर में बहुत सारे पॉर्न देख डाले, जो मेल फीमेल वाले होते हैं कि मुझे देखने में अच्छा लग रहा है, मुझे मेल फीमेल का कनेक्शन अच्छा लग रहा है। बहुत सारे ऐसे मॉडल्स की जो भी फ़ोटोज़ इंटरनेट पे अवेलेबल होती हैं इस तरीके से कि मुझे लड़कियों को इस तरीके से देखकर फीलिंग आ रही है, नहीं आ रही है। अपनी जितनी भी उसकी फीमेल फ्रेंड्स थी उनसे फ़ोन पे बात करना, जिस लड़की पर उसका क्रश था, जिसको वो प्रपोज़ करने की सोच रहा था, उससे फ़ोन पर बात करना कि मुझे कैसा लग रहा है इससे बात करने में, मुझे अभी भी अच्छा लग रहा है। क्या मैं इसे अभी भी पसंद कर रहा हूँ? क्या मैं इसको प्रपोज़ करने के लिए अभी भी मेरे अंदर फीलिंग आ रही है? वो सब इसने चेक करना शुरू कर दिया। तो जब जितना आप चेक करते जाते हो, जितना आप उस वॉइस से उलझते चले जाते हो, उतना आपकी प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है, उतना आप फँसते चले जाते हो। तो जितना ये अपने आप को रीअश्योर कर रहा था कि नहीं मैं तो स्ट्रेट हूँ और ये तो सब मैंने मज़ाक-मज़ाक नहीं किया, ऐसा लगता है इसलिए ट्राई किया था और फिर दोस्त के कहने पर मैंने ट्राई कर लिया। तो मेरा ऐसा कुछ वो नहीं है कि मैं गे हूँ या मुझे इस चीज़ में ही रहना है, मुझे यही प्लेज़र लेना है। तो ना मैं गे हूँ और ना मैं फिर बाइसेक्सुअल हूँ। इसको बाइसेक्सुअल टर्म भी पता चल गई, जब बहुत कुछ आप इसके बारे में सर्च करते हो तो बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है। उसको लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चल गे नहीं हूँ, बाइसेक्सुअल हूँ।
तो उसको उसमें भी नहीं कि नहीं, फिर ये वही चीज़ जो इसके और उसकी दोस्त के बीच में हुआ था, वो सारे के सारे सीन बार-बार रिकॉल करके कि क्या मुझे सच में वैसा प्लेज़र आ रहा था या सिर्फ़ नॉर्मली हम ट्राई कर रहे थे। तो उसने रिकॉल किया कि नहीं मुझे तो डिस्गस्ट भी लग रहा था, लेकिन फिर भी कि चलो थोड़ा और ट्राई करके देखते हैं, कुछ होता है नहीं होता है, लेकिन कभी भी वो प्लेज़र नहीं आया। फिर उसने अपने आप को मास्टरबेट जो है ना कर के रीअश्योर किया कि मुझे मैं जब इमेजिन कर रहा हूँ तो मैं किसको इमेजिन कर रहा हूँ, मैं मेल को इमेजिन कर रहा हूँ फीमेल को, तो ये फीमेल को इमेजिन कर रहा था, लेकिन बार बार वो दोस्त वाले जो फ्लैशबैक्स है वो भी इसके दिमाग में आ रहे थे। टोटल कंफ्यूजन। बस वहां से इसकी कंडीशन बिगड़नी शुरू हो गई और इसने बहुत ज्यादा अंदर अंदर जो तकलीफ हो रही थी उसको रो रो के अपने पेरेंट्स के सामने बताया। तो पेरेंट्स ने पहले से वही थोड़ा स्ट्रिक्ट रवैया अपनाया कि ये प्रॉब्लम भी ऐसी है, किसके पास जाकर क्या बोलें, बदनामी हो जाएगी कि मतलब क्या किया हमारे लड़के ने इस तरीके से। लेकिन जब पेरेंट्स ने देखा कि 3-4 दिन भी इसकी हालत सुधर नहीं रही है, तब उन्होंने डिसीजन लिया कि इसको बात कराने की ज़रूरत है। तो फिर इस तरीके से मेरे पास केस आया और जब ये आया तो ये सब बहुत ज़्यादा इसकी हालत ख़राब थी। और जब इतनी ज़्यादा किसी की हालत ख़राब होती है, तो जो पेरेंट्स समझा रहे होते हैं या इवन कोई थेरेपिस्ट भी समझा रहा होता है, तो एकदम से वो बात समझ में नहीं आती है। क्योंकि दिमाग एक्चुअली इतना फ़ोर्सफुली कन्विंस कर रहा होता है। अब जब इससे पूरी डिटेल में बात हुई, तो पता चला कि ये लड़का शुरू से ही कोई भी अगर स्ट्रेस वाला मोमेंट आता था, तो उसको अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर पाता था और एक थोड़ा एंग्ज़ायटी का पैटर्न इसका पहले से भी था। और जब ये छोटा था, तकरीबन 7-8 साल का, तो पड़ोस के एक अंकल ने भी इसको इनएप्रोप्रिएटली टच किया था और उस टाइम पर जब इसका दिमाग ये सब चीज़ें इसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था, तो वहाँ पर वो मेमोरी भी ऐड हो गई थी कि देखो उन अंकल ने भी तुम्हारे साथ ऐसा किया था, तो वो अंकल तुमसे बड़े थे, वो पहचान गए थे कि तुम ऐसे ही हो। तो वो मेमोरी भी क्लब होकर इसको कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी, बार-बार टॉर्चर कर रही थी और इसने फिर क्या किया, सबको अवॉइड करना शुरू कर दिया। उस दोस्त से तो कर ही लिया था झगड़ा, बाकी दोस्तों को भी अवॉइड करना शुरू कर दिया। अपने बड़े ब्रदर को भी, अपने फादर को भी सब अवॉइड करना शुरू कर दिया। इतना ज़्यादा परेशान था, बार-बार अपने आप को रीअश्योर करने के लिए इस तरह से पॉर्न देखना जो स्टेट वाले होते हैं, वो देखना शुरू कर दिया। लड़कियों से फ़ोर्सफुली बात करना शुरू कर दिया। मतलब जितना आप अपने आप को बार-बार एश्योरेंस दे रहे होते हो या अवॉइड कर रहे होते हो, तो वो चीज़ और ज़्यादा आपके अंदर बढ़ती चली जाती है। लाइफ़स्टाइल कोई अच्छा था नहीं, लेट नाइट सोना, कोई एक्सरसाइज़ नहीं, किसी भी तरीके का कुछ नहीं, जंक फूड बहुत ज़्यादा था, मतलब पूरा लाइफ़स्टाइल ख़राब था, ईटिंग हैबिट्स वग़ैरह सब बिल्कुल पुअर थी, तो बॉडी की केमिस्ट्री भी इतनी अच्छी नहीं थी कि जो अंदर से कुछ सपोर्ट करे, कुछ पावर ऐसे मिले। तो इस तरीके से ये सब उसमें फँसा हुआ था। इसके अंदर एक ये थी कि आप या तो मुझे बचा लो, नहीं तो इस तरीके से जो टॉर्चर हो रहा है, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं नहीं सह पाऊँगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ख़त्म कर लेनी चाहिए अपनी ज़िंदगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टॉर्चरिंग है। तो शुरुआत में जब उसको सँभालने की हम कोशिश कर रहे थे, तो उसका दिमाग हर चीज़ का एकदम से बिल्कुल उसको ऑपोज़िट बताकर कन्विंस करने की कोशिश करता था। वो दिमाग ये बोलता था कि तुम्हारा थेरेपिस्ट भी बस तुम्हें जो है ना रिलैक्स करने के लिए बोल रहा है कि तुम स्ट्रेट हो, तुम गे नहीं हो। लेकिन वास्तविकता ये है कि तुम गे ही हो। तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें प्यार करते हैं, इसलिए वो तुम्हें रिलैक्स करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। तो यहाँ पर दिमाग ना जो भी उसके दिमाग में फीड किया जा रहा था या उसको कुछ रिफ्रेमिंग बताई जा रही थी सीबीटी से या उसको एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी की टेक्निक्स की आप अपने थॉट्स से डिस्टेंस मेंटेन करो, उनको आने दो। जो अर्जेस हो रही हैं, जो तकलीफ हो रही है, उसको थोड़ा हम बर्दाश्त करेंगे और धीरे-धीरे अपना दिमाग दूसरी जगह लगाओ। लेकिन ना उस पर एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी की, ना कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही थी। एक्सपोज़र डायरेक्टली हमने उसको कराने की कोशिश करी, तो वो उसमें इतना ज़्यादा डर रहा था, उसकी बॉडी पूरी पूरी तरीके से शिवर करती थी। उसको ऐसा लगता था कि नहीं मैं अंदर इतनी घबराहट थी, उसको ऐसा लगता था मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। तो मैं नहीं कर सकता, किसी से हाथ नहीं मिला सकता, मैं इवन किसी के बराबर में भी नहीं बैठ सकता, सेम जेंडर के बराबर में, इतना ज़्यादा उसको तकलीफ़ हो रही थी। तो फिर हिप्नोथेरेपी का सहारा लिया गया और हिप्नोथेरेपी से उसको पहले शांत किया गया। और वो जो सारी की सारी जो उसकी मेमोरीज़ थी, जिस पर भी उसे डाउट हो रहा था कि पता नहीं मुझे सच में प्लेज़र आ रहा था, नहीं आ रहा था, कभी कन्फ्यूज़ हो जाता था। पहले लगता था उसे कि डिस्गस्ट वाली फीलिंग आ रही थी मुझे जब वो हमने करना शुरू किया। लेकिन फिर उसका दिमाग कहता था बाद में तो तुम्हें अच्छा लग रहा था। तो वो सारी चीज़ें भी जो उसको कन्फ्यूज़ कर रही थी, तो हिप्नोथेरेपी से वो क्लियर करी।
उसको उन मेमोरीज़ पर रिविज़िट कराया गया और फिर उसको जो है ना, वो जो अंकल ने पड़ोस के अंकल ने उसको अनप्लेज़ेंट एक्सपीरियंस दिया था, इनएप्रोप्रिएट तरीके से टच किया था उसको, तो उस मेमोरी को भी रिविज़िट कराया गया हिप्नोथेरेपी में। और फिर वहाँ से उसको एक बार पूरी कन्फर्मेशन मिली कि वो जब अंकल टच कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा अनकम्फ़र्टेबल था। छोटा था, 7-8 साल का बच्चा, तो वो परेशान था, उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो ऐसा नहीं है कि उसके अंकल ने जो उसका दिमाग कह रहा था कि तुम पहले ही पहचान लिया था कि तुम ये हो और इसलिए तुम्हारे साथ उन्होंने ऐसी हरकत की थी। तो वो चीज़ उसकी क्लियर हुई और जो दोस्त के साथ उसने 3 बार ये ट्राई किया था, वो सब भी उसके दिमाग में क्लियर हुआ कि मुझे बिल्कुल भी कोई प्लेज़र इस तरीके से नहीं आ रहा था। वहाँ से फिर धीरे-धीरे हिप्नोसिस का सहारा लेकर ही हमने उसके दिमाग को शांत करा, उसके अंदर की एंग्ज़ायटी को रिलीज़ कराया और उसकी जो रीफ्रेमिंग करी, जो वो बाकी ऐसे खुद के एफ़र्ट्स डालकर लाइक रीफ्रेमिंग की जो थेरेपीज़ होती हैं उससे नहीं कर पा रहा था, तो वो हिप्नोसिस से मैजिकली उसके लिए काम किया। एंड जब उसकी कंडीशन इस लायक हो गई कि वो अब इतना ज़्यादा उसको जो घबराहट, बेचैनी हो रही थी, पूरी बॉडी शिवर करती थी, बिल्कुल एकदम कभी पसीने-पसीने हो जाता था। वो सारे के सारे सिम्पटम्स उसके जब सेटल हो गए, फिर उसके बाद उसको एक्सपोज़र्स कराए गए। धीरे-धीरे उसको जो है ना, लड़कों के पास बराबर में बिठाया गया, फिर धीरे-धीरे टच कराया गया, फिर ऐसे कि हैंडशेक करो, हग करो इस तरीके से, फिर उसको बॉडी मसाज के लिए भेजा गया। मतलब इस तरीके से उसको जाकर आउटडोर एक्सपीरियंसेस के पार्क में जाकर भेजना है, रैंडम जो है ना 5 लोगों से हाथ मिलाना है, बात करनी है। तो बहुत सारे मल्टीपल इस तरीके से एक्सपोज़र्स उसके लिए प्लान किए गए और धीरे-धीरे उसको जो है ना वापस से नॉर्मल लाइफ़ में लेकर आया गया। तो घर में जो अपने भाई को, अपने फ़ादर को अवॉइड करता था कि सो भई अपने फ़ादर के पास सो, फ़ादर के गले लगो, बैठो। तो वो सब चीज़ें जो अवॉइड करने से उसकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी, वापस उसको सारे के सारे एक्सपोज़र्स करा के उसको नॉर्मल किया गया। और धीरे-धीरे जब ये सारे एक्सपीरियंसेस उसके आते गए और उसको बिल्कुल नॉर्मल फ़ील होने लगा, तो उसके अंदर की वो जो वॉइस थी, जो बहुत ही ज़्यादा लाउड और डोमिनेटिंग थी, तो उसका डोमिनेंस भी हट गया और वो लाउड वॉइस जो थी, वो भी धीरे-धीरे ना बहुत कम होने लग गई। उसका सेल्फ कंट्रोल बढ़ गया और उसका सेल्फ कंट्रोल बढ़ गया तो उसकी ओसीडी की ग्रिप जो है ना वो बहुत कम हो गई। थॉट्स तभी भी आ रहे थे उसको, ऐसा नहीं था कि थॉट्स नहीं आ रहे थे, लेकिन वो थॉट से डिस्टेंस बना पा रहा था अब। थॉट्स की प्रेजेंस में भी बिना इरिटेट हुए, बिना इमोशनली रिएक्ट किए, बिना कोई कंपल्शन किए कि वो अपने आप को रीअश्योर कर रहा है, वो अपना काम कर पा रहा था, अपनी पढ़ाई कर पा रहा था, दोस्तों के साथ बाहर आने जाने लगा था। स्टिल डिस्कम्फर्ट था कभी भी, क्योंकि एकदम से एकदम फ्लैशबैक आता था कि उसके लिप्स पर किसी ने किस कर लिया है। सेम जेंडर लड़का एकदम रैंडम आता था और एकदम से कि किस कर लिया, तो उसको एकदम ऐसे झटका सा लगता था और कई बार आँखें मीचना, इस तरीके से ऐसा करना हाथ से, वो सब भी उसके साथ ऑटोमेटिकली हो रहा था। लेकिन धीरे-धीरे ये सब भी सेटल होता गया। जैसे-जैसे उसको डेली बेसिस पर एक्सपोज़र कराते गए, हिप्नोथेरेपी होती गई, वैसे-वैसे वो सारी चीज़ें उसके अंदर से नॉर्मल होते चली गई। लाइफ़स्टाइल भी सुधर पाया। जो रात को 1-1, 2-2 बजे तक सोना था, उस सब को भी धीरे-धीरे करके 10 बजे तक लाया गया। जो जंक फूड इतना ज़्यादा खाता था जिसकी वजह से सारा का सारा गट हेल्थ बर्बाद कर रखी थी, उस गट हेल्थ को भी सुधारा गया। तो कलेक्टिवली सारे एफर्ट्स से इसके केस में हिप्नोथेरेपी और एक्सपोज़र थेरेपी बहुत ही ज़्यादा काम की और बाद में सीबीटी और एसीटी भी इसके लिए काम करने लग गई। तो वो सब चीज़ जो थी वो, क्योंकि हम सारा का सारा सॉल्यूशन फ़ोकस्ड ही करते हैं कि भई आप किस सॉल्यूशन पर फ़ोकस करके आपके लिए सारी चीज़ें कस्टमाइज़ प्लान की जा रही हैं, उनको आपको करना है। देन धीरे-धीरे उसका जो एनर्जी है उसको रीडायरेक्ट कराते हैं। तो जैसे ये बच्चा है, 15-16 साल के बच्चे के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, उसकी स्टडीज़ इम्पोर्टेंट है। फर्दर उसको आगे क्या करना है, उसकी प्रिपरेशन, तो उसको धीरे-धीरे वहाँ पर उसकी एनर्जी को चैनलाइज़ किया गया। उसकी वैल्यूज़ के लिए उसको प्रिपेयर किया गया और रिज़ल्ट जो एंड रिज़ल्ट निकला वो ये निकला कि अब वो बिल्कुल नॉर्मल है। अब उसके दिमाग में वो जो थॉट्स आते थे, जो उसका दिमाग उसे कन्विंस करने की कोशिश करता था, इमेजेस आ जाती थी और जो सेंसेशंस फ़ील होती थी, वो सब बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। सबसे पहले हमने उसका इमोशनल रिएक्शन और उसका बिहेवियरल रिस्पॉन्स जो है ना, जो उसका था, जो ओसीडी बढ़ा रहा था, उसको बदलवाया। तो थॉट्स अपने आप ही दिमाग, जो इमेजेस आती हैं आपके दिमाग में और जिस सेंसेशंस जो आते हैं वो अपने आप ही ख़त्म करता है।
अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि सबसे पहले थॉट्स आने बंद हो जाएँ, इमेजेस आनी बंद हो जाएँ या जो बॉडी में अर्जेस सेंसेशंस हो रही हैं, वो बंद हो जाएँ, किसी तरीके से उनको दबा दिया जाए, उनको ख़त्म कर दिया जाए, तो मैं मानूँ कि मैं ठीक हो रहा हूँ। ये गलत सोच होती है। सबसे पहले आपको अपने इमोशनल रिएक्शंस की, अगर आपको कोई इमेज आ भी रही है, कोई सेंसेशन फ़ील हो भी रही है, उसके बावजूद भी आपको काम रहना है। मुश्किल होता है, लेकिन धीरे-धीरे ट्रेन करेंगे, अपने इमोशनल रिएक्शन को बदलेंगे, तो फिर आप जल्दी फ्री हो जाएँगे। आप किसी भी तरीके से रीअश्योरेंस, एस्केप कुछ नहीं, क्योंकि ये बहुत अवॉइड करने लगा था या रीअश्योर करता रहता था अपने रूम में लेटा-लेटा। तो वो सब चीज़ें बंद करते हैं जब आप, तब जाकर अपने आप ही वो अर्जेस, सेंसेशंस, थॉट्स, इमेजेस सब खत्म होने लगती हैं। तो पेशेंस बहुत रखा इसने भी और इसके पेरेंट्स ने भी। और फिर वही एंड रिजल्ट निकला कि आप कोई भी कुछ भी बॉडी में, माइंड में कुछ नहीं आता है, कंप्लीटली टोटली फ्री हो चुका है, 100% नॉर्मल लाइफ। तो चाहे ब्रदर के साथ सोना हो, फादर के साथ सोना हो, बाकी यार दोस्तों के साथ घुलना मिलना सब कुछ हो, एंड साथ के साथ ये भी समझ आ गया है कि भाई हर चीज़ को जो आप देखते हो टीवी में, उसको अपने लाइफ में इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखना है। कुछ चीज़ें दुनिया में आप रोक नहीं सकते हो कि क्या दिखाया जा रहा है आपको, लेकिन आप चूज़ तो कर सकते हो ना कि आपको क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। चलो देख भी लिया, उसके बाद ज़रूरी है कि आपको उस सब चीज़ों को ट्राई कर कर देखना। क्योंकि कई बार आप इस तरीके से भी प्रॉब्लम में फँस सकते हो। तो आपको ना अपनी अटेंशन को इस तरीके से प्रोटेक्ट करके रखना है कि जैसे वो मोस्ट वैल्यूएबल चीज़ है। क्योंकि आज सोशल मीडिया, ये ड्रामा, सीरीज़, ये सब क्या है, आपकी अटेंशन को ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सही जगह अगर आप फोकस करेंगे तो आपकी लाइफ स्मूथ अच्छी चलती रहेगी। लेकिन अगर आप कहीं पर भी कुछ भी देखकर अपना टाइम, एनर्जी वहाँ दे देंगे, तो कई बार बैठे-बिठाए इस तरीके की प्रॉब्लम आपके गले पड़ सकती है। तो इस सब तरीके की गलतियाँ करने से बचें और अच्छी तरीके से चूज़ करें। जो आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में हो, जैसा आप चाहते हैं अपने जीवन को बनाना, वही सब चूज़ करें और बाकी सबको रिजेक्ट करते रहें। सो माय डियर वन्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए इसको। इस बच्चे ने बहुत सहा है। आपके प्यार से, आपकी ब्लेसिंग से अब इसकी लाइफ ऐसे ही खुशी से भरी रहे। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।